डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी की टॉपिक। और बैक्टीरियोलॉजी के टॉपिक में आज जो मैं बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाऊंगा शायद वो आपको माइक्रोबायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर्स समझ में आए। ऐसा आपको लग सकता है कि यही लेक्चर की तो जरूरत थी, यही तो छूटा हुआ था, ऐसा आप फील कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इट इज अ डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कैसे की गई, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए कौन कौन से कल्चर मीडिया यूज करते हैं, एज वेल एज बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से कल्चर मेथड यूज किया जाता है। ये सब आप पढ़ पढ़ के सुन सुन के शायद बोर हो गए होंगे, शायद पक गए होंगे थोड़ा सा कि सर कितना ये चीजें हैं जो जाननी है। खैर वो सब इंपॉर्टेंट है तो जानना है, लेकिन उन सब को जान लेने पढ़ लेने के बाद भी आप अभी तक इस सॉल्यूशन पे, अभी तक की लेक्चर है उस लेक्चर को देख लेने के बाद तक अभी तक आप इस सॉल्यूशन पर तो नहीं पहुंचे होंगे, या नहीं हम लोग, मैं पढ़ाया हूं तो मुझे पता है हम लोग इस सॉल्यूशन पर तक तो नहीं पहुंचे हैं कि यदि हमारे लैबोरेटरी में सैंपल आता है तो हम उसको प्रोसेस कैसे करें बैक्टीरियोलॉजी में। सब नॉलेज हो गया कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कल्चर मेथड कितने टाइप के होते हैं, कल्चर मीडिया कौन कौन से होते हैं, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल हमने नहीं जाना है, नहीं समझा। तो आज इस क्लास में मैं आपको इस डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी के टॉपिक में यही बताऊंगा कि कोई भी अगर सैंपल आता है बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी में तो उसको आप प्रोसेस कैसे करोगे, पहली बात। दूसरा, प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या अपनाए जाते हैं, पहला ये। दूसरा ये कि उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा बैक्टीरिया का कंटामिनेशन था इस सैंपल। यानी आज हम प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं कि प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। जैसे ही आपके लैबोरेटरी में कोई यदि स्पेसिमेन आता है, सैंपल आता है, अभी मैं बात करूंगा कि क्या क्या सैंपल आ सकता है। सैंपल आएगा तो उस सैंपल का सबसे पहले हम कल्चर लगाते हैं। क्या करते हैं सर? कल्चर करते हैं। आज एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट एकदम बिल्कुल ध्यान से सुना, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, आपकी लाइफ बन जाएगी आज की क्लास देख लेने के बाद। अगर किसी को माइक्रोबायोलॉजी में काम करने में मजा आता है तो देखना कितना मजा आएगा। सबसे पहले सैंपल आता है, या कोई अगर लैबोरेटरी खोलना चाहता है माइक्रो का तो भी उसके लिए इतना ही फायदेमंद होगा, या कंपटीशन की एग्जाम के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जब अभी आपके पास कोई स्पेसिमेन आएगा तो आप उसको सबसे पहले क्या करते हो सर? कल्चर करते हो। और कल्चर करने के बाद फिर किया जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या चीजें आती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टेनिंग। आइदर हम ग्राम स्टेन करते हैं या जेडएन स्टेन किया जाता है। ठीक है, जेडएन स्टेन कर लेने के बाद और ग्राम स्टेन कर लेने के बाद उससे आगे प्रोसेसिंग में किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट। क्या किया जाता है? बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट के बाद किया जाता है एएसटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, और उसके बाद फाइनलाइज जो है रिपोर्ट डिस्पैच किया जाता है। आज ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सैंपल हमारे माइक्रोबायोलॉजी में आया है तो कितने दिन में उसकी रिपोर्ट डिस्पैच होती है, तो इसलिए हमको उसको कितने दिन समय देना चाहिए रिपोर्ट डिस्पैच करने के लिए। जैसे हीमोग्लोबिन करना है तो आधे घंटे में कर दोगे, लेकिन आया है ब्लड कल्चर तो क्या आधे घंटे में करके दे दोगे? नहीं, उसके लिए कितना समय लगता है वो पता चल जाएगा। आज सारा कुछ पता चल जाएगा। जब भी कोई लैबोरेटरी में सैंपल आता है तो उसके जो जनरल स्टेप की मैं बात करूं, लैबोरेटरी मतलब लैबोरेटरी इन द सेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी, इन द सेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी में अगर कोई सैंपल आता है तो सबसे पहले उस सैंपल को आप कल्चर करेंगे। कल्चरिंग में जब ग्रोथ आ जाएगा, ग्रोथ आने के बाद आप आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसेस अपना, आइडेंटिफिकेशन में पहले आप ग्राम स्टेन करेंगे या जेडएन स्टेन करेंगे। ठीक है, दोनों भी कर सकते हैं। ग्राम स्टेन में आपको पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, खैर इसको आगे आप बताऊंगा, अभी वहां नहीं,
ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव आपको पता चल जाए, उसके बिहाफ पे आगे बायोकेमिकल टेस्ट और एएसटी टेस्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, और उसके बाद फिर रिपोर्ट डिस्पैच करते हैं। यही नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। इस स्टेप को याद रखना, अभी आगे आपको इससे बहुत सारे काम आने वाले। अब आपके बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी में क्या क्या टाइप के सैंपल आ सकता है सर? अब देखिए हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या टाइप के सैंपल आ सकता है। अगर मैं सैंपल की बात करूं तो सैंपल में आ सकता है जैसे यूरिन सैंपल आ सकता है ना, जैसे कि ब्लड सैंपल आ सकता है, ऑलराइट सर, ठीक है। जैसे कि पस सैंपल आ सकता है, ठीक है सर। जैसे कि स्पूटम आ सकता है, ऑलराइट। जैसे कि फ्लूइड आ सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टूल आ सकता है। यही सब जनरली सैंपल तो आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। बैक्टीरिया में आपको कल्चर लगाने के लिए यूरिन आ सकता है, ब्लड आ सकता है, पस आ सकता है, स्पूटम आ सकता है, बलगम, या फ्लूइड आ सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो, प्लूरल फ्लूइड हो, पेरिटोनियल फ्लूइड हो, इसमें साइनोवियल फ्लूइड हो, इनमें से कोई फ्लूइड बॉडी का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड, कहीं वाटर मत समझ लेना, फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड, या स्टूल कल्चर के लिए आ सकता है। इतने सारे सैंपल आ सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इनमें से कोई भी सैंपल सपोजेट हमारे पास आया तो हमें अगला स्टेप क्या करना होगा। क्योंकि अगला स्टेप, सबसे पहला स्टेप कल्चर है, याद रखना, ये स्टेप हमेशा याद रखना है, ये पूरी स्टेप आज डिफाइन हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है सर? कल्चर करना है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपके लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो। इस लेमिनार एयर फ्लो में, कभी लेमिनार एयर फ्लो का एक लेक्चर लेके आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ा दूंगा। इस लेमिनार एयर फ्लो का काम होता है कि अंदर के जितने भी कंटामिनेटेड एयर है उसको हम बाहर धकेलते रहे, ताकि अंदर की हवा को हम बाहर पुश करते रहे। इससे क्या होता है कि बाहर लेबोरेटरी में जो भी कंटामिनेटेड एयर होंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबको बाहर भेज रहा है। तो इस पूरे की पूरे जो आपको चेंबर दिख रहा है, जो एक मैडम बैठ के काम कर रही है इस चेंबर के, यहाँ पर सारे इनके रखे हुए लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, इसके अंदर बैक्टीरियल जो एयर में कंटेमिनेशन होगा वो अंदर आने का चांसेस नहीं रहेगा। तो जब हम कल्चरिंग करते हैं ना, तो हम इसके अंदर ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हो सकता है एयर कंटेमिनेशन से भी हमारा मीडिया ग्रुप कंटेमिनेट हो जाए। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि अपना लेमिनार एयर फ्लो को चेक कर लेना है, सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आप सारे सामान लेकर आ जाओ। सामान में इक्विपमेंट में क्या क्या नीड पड़ेगा? कल्चर मीडिया की नीड पड़ेगी, इनोकुलेटेड लूप की नीड पड़ेगी, बंस एंड बर्नर की नीड पड़ेगी, इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब स्टैंड की नीड पड़ेगी। ये सारे चीज जो है वहां पर आप अपने लेमिनार एयर फ्लो में ला करके रख लो, ठीक है। हमने रख लिया, पिपेट रख लो, टिप्स रख लो, सब कुछ रख दो वहां, ताकि आपको बार बार उठना दौड़ना नहीं पड़े। ग्लव्स पहन लो, मास्क लगा लो, एप्रॉन पहन लो और रेडी हो जाओ। हमने क्या बोला? इस प्रकार से हमारे पास सैंपल आ सकता है। तो यदि आप जनरल बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी खोल रहे हैं और इस प्रकार के सैंपल आते हैं, तो आपको कौन कौन से जनरली कल्चर मीडिया, हमने तो बहुत सारे टाइप के पढ़े कल्चर मीडिया, तो क्या वो सारे कल्चर मीडिया रखने पड़ते हैं? नहीं। आपको कौन कौन से मुख्य रूप से कल्चर मीडिया हमेशा बना के रखना होगा इन सभी बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए? उनमें से कॉमन मीडिया जो है वो आप याद रखना कि कल्चर करने से पहले कौन सी मीडिया आपको प्रिपेयर करना रहेगा। उनमें से आता है ब्लड अगार, ठीक है सर। देन आता है मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार, ठीक है सर, ओके। उसके बाद आता है क्लेड अगार, ओके सर। देन आता है, क्लेड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? सिस्टीन लैक्टोज डेफिशिएंट, लैक्टोज, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, ठीक है। ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, क्लेड अगार, BSA आपको रखना चाहिए, बाइल सॉल्ट अगार, कुक्ड मीट ब्रोथ,
एंड एक रिक्वायरमेंट आपको ऑटोमेटेड कल्चर मशीन। इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पड़ेगा। अब हमारे पास सैंपल आया इन सब में से कोई भी, और इन सब में से इतने सारे मीडिया हमें अपने लैबोरेटरी में प्रिपेयर करके रखना होगा। अब एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा सैंपल होगा तो किस मीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको प्रोसेसिंग करने के लिए। सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन तीनों का कंडीशन आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको एक एक करके बताते ही जाता हूं। सबसे पहले सपोज दैट पस आया हो, स्पुटम आया हो या फ्लूइड आया हो, इनमें से कोई भी सैंपल आया हो तो इसको आपको देखिए लैबोरेटरी में कैसे परफॉर्म स्टार्ट करेंगे। इनमें से इन तीनों में से कोई भी सैंपल आया हो किसी भी पेशेंट को, तो उसको कल्चरिंग करने के लिए आपको 2 प्लेट लेना होगा। एक आपको कल्चर प्लेट लेना है ब्लड अगार का, मैं अभी सबसे शुरू में कंडीशन ए में आपको क्या बताने जा रहा हूं सर, चाहे पस आया हो, चाहे स्पुटम हो या फ्लूइड हो, इन तीनों के कंडीशन में आपको क्या लेना है सर, एक ब्लड अगार लेना है, एक ब्लड अगार का प्लेट लेना है, और एक जो है आपको मैकोंकी अगार का प्लेट लेना है। ठीक है, यानी इन तीनों सैंपल को हम लोग को 2 कल्चर प्लेट पे स्ट्रीकिंग करनी है, एक ब्लड अगार पे, एक मैकोंकी अगार पे। आजकल लोग हमारे कॉमन लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट अगार यूज करने लगे हैं, जो कभी नहीं यूज करना चाहिए। न्यूट्रिएंट अगार में कोई न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करके उसको एक अनदर मीडिया प्रिपेयर करने के लिए मात्र यूज करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट अगार में ना नॉर्मल फ्लोरा भी ग्रो कर जाते हैं। न्यूट्रिएंट अगार कोई स्पेसिफिक मीडिया, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको ग्रोथ करवानी है इन तीनों में से कोई भी सैंपल, तो 2 प्लेट पर स्ट्रीकिंग करना है। स्ट्रीकिंग करने के मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। पहले हम लोग प्राइमरी इनोकुलम बनाते हैं, देन हम लोग प्राइमरी स्ट्रीकिंग करते हैं, देन सेकेंडरी स्ट्रीकिंग करते हैं, देन टर्सरी स्ट्रीकिंग करते हैं, देन अगर पॉसिबल हो तो क्वाड्रेट स्ट्रीकिंग भी करते हैं, लास्ट में जो है वो आइसोलेटेड स्ट्रीकिंग करते हैं। यहां हम कैसे करेंगे, करने के मेथड होते हैं। लेमिनार एयर फ्लोर में सबसे पहले हम जो हमारे पास बंसन होगा या स्प्रिट लैंप होगा उसको जलाएंगे। जलाने के बाद जो हमारा इनोकुलेटेड लूप होगा उसको रेड हॉट करेंगे उस पर रख के। जब लाल हो जाएगा उसके बाद हटाएंगे, उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, 2 सेकंड रुक जाएंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इनमें से जो सैंपल है उस सैंपल को उठाएंगे, ग्लव्स पहन के करना है, और उसमें हम लूप को डालेंगे। लूप को जैसे ही डालेंगे हमारे लूप में सैंपल आ जाएगा, फिर ये वाला पूरा प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हटाने के बाद फिर से रेड हॉट करेंगे। ठीक, फिर से उसी सैंपल में डालेंगे। सैंपल में डालने के बाद पहले ब्लड अगार पे किया था, सेम प्रोसेस जो है अब उस सैंपल को हमें मैकोंकी अगार पर भी स्प्रेड करनी है। ठीक है सर, अब ऐसे नहीं करते हैं, मैं आपको रूल्स बता चुका हूं कैसे किया जाता है, मैं तो रफ आपको बना रहा हूं। दोनों कल्चर प्लेट पे कर लिए, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आता है आपको यूरिन, कि सपोज दैट आपके पास बी, कंडीशन नंबर बी जो है वो यूरिन सैंपल आया है। क्या आया है, यूरिन सैंपल। अब इसको आपको कल्चर करना है। यूरिन सैंपल को ग्रोथ करवाने के लिए, कल्चर करने के लिए आप जो है ब्लड अगार और मैकोंकी अगार नहीं यूज करेंगे। आप कौन सा अगार यूज करेंगे सर, आपको यूज करना होगा क्लेड अगार। क्लेड अगार यूरिन कल्चर के लिए ही यूज किया जाता है। कभी आपको आ सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा आया है कई मरतबा, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर द यूरिन कल्चर। आप याद रखना क्लेड अगार। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, क्लेड अगार की प्लेट लेनी है। ठीक है, क्लेड अगार की प्लेट लिया, इनोकुलेटेड लूप लिया, रेड हॉट किए, रेड हॉट होने के बाद ठंडा हो जाने दिए, यूरिन का कैप खोले और उसमें डिप किए। अब लूप में यूरिन आ गया होगा, अगेन वही सेम चीज क्या करेंगे सर, स्ट्रीकिंग कर देंगे। प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी स्ट्रीकिंग, सेकेंडरी स्ट्रीकिंग, टर्सरी स्ट्रीकिंग, क्वाड्रेट स्ट्रीकिंग एंड आइसोलेटेड स्ट्रीकिंग। जो मेथड बताया हूं इसी प्रकार से किया जाता है। अच्छा,
एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये आपको करने से पहले जो प्लेट है, प्लेट का जो कैप होता है, उस कैप पे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, एज और कौन सा सैंपल आप स्ट्रिक करने जा रहे हो, यूरिन है तो यूरिन, पस है तो पस, फ्लूइड है तो फ्लूइड, मेंशन कर दो, ताकि कल अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको इसके लिखा हुआ जो कैप पे है, सारे मार्कर से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से, वो लिखा हुआ चीज से आप समझ जाए कि इसमें हमने क्या चीज कल्चर किया, वरना कल भुला जाओगे, इतने सारे रहेगा कल्चर प्लेट की। मेंशन आइडेंटिफिकेशन हमेशा, आइडेंटिफिकेशन मेंशन हमेशा जरूरी होता है लेबोरेटरी में, चाहे किसी भी लैब में आप काम करो। 2 सैंपल क्लियर हो गए। थर्ड वन सैंपल, सपोज दैट आपके पास आया है स्टूल, क्या आया हुआ है सर, सी सैंपल मैं यही लिखता हूं, सपोज दैट आया हुआ है स्टूल। तो स्टूल के लिए जो सबसे कॉमन मीडिया यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बाइल सोल्ट अगार, ठीक है। आप बाइल सोल्ट अगार, जो बहुत ही मिनिमम स्टूल कल्चर हमारे यहाँ होता है, कॉमन में यूरिन, पस, स्पुटम, फ्लूइड आ चुका है, अगर स्टूल भी आया है तो सेम आप क्या करेंगे, बाइल सोल्ट अगार लेंगे और फिर इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेस जो है वो अपनानी, ठीक है, क्लियर। अब हमारा सबसे कॉमन सैंपल होता है कौन, यूरिन, पस, स्पुटम या फ्लूइड। अब इनमें से एक सबसे कॉमन सैंपल हमारा रह गया है अभी, ब्लड सैंपल। यदि ब्लड कल्चर के लिए ब्लड सैंपल आता है तो उसको ऐसे ही इजिली नहीं किया जाता है कल्चर। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या, सी हमने देख लिया, ए था, बी था, सी था, चलो जी सर डी, डी में क्या आया हुआ है सर, ब्लड सैंपल आया हुआ है कल्चर करने के लिए। तो ब्लड सैंपल के लिए हालांकि यहाँ कल्चर बॉटल नहीं लगाया गया, लेकिन लगाना चाहिए था, आई थिंक मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, इन्होंने नहीं लगाया, चलो वो मिस्टेक था। ब्लड सैंपल ऐसे ही कंटेनर में कलेक्ट करके नहीं आता है कल्चर के लिए, ब्लड कल्चर के लिए बॉटल्स होते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे या नोट्स में भी मैं आपको दे दूंगा पिक, वहां से भी देख सकते हो। ब्लड कल्चर बॉटल्स होते हैं और उसमें जो है ब्लड कल्चर्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स डाले हुए रहते हैं, ठीक है। तो जहां से भी ब्लड कल्चर के लिए सैंपल आएगा, और स्पेशली ब्लड कल्चर के लिए सैंपल आता है आपको आईसीयू या एनआईसीयू से, क्योंकि सेप्टिसेमिया वाले पेशेंट सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे और बैक्टीरियमिया वाला। तो अगर सैंपल आता है तो जब भी ब्लड कल्चर का सैंपल आएगा तो उसी ब्लड कल्चर बॉटल में कलेक्ट करके आएगा। तो सैंपल किस चीज में आएगा सर, ब्लड कल्चर बॉटल में सैंपल कलेक्टेड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस ब्लड कल्चर बॉटल में जो सैंपल आया है, इस ब्लड कल्चर बॉटल को ही हम 3D, हमारे पास मशीन होता है, उस मशीन में लगा देते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले बोला था ना ऑटोमेटेड कल्चर मशीन, ये एक्चुअल में ऑटोमेटेड कल्चर मशीन क्या करता है, ये ब्लड कल्चर मशीन होता है, ठीक है। उस मशीन में जो है इस बॉटल को हम लगा देते हैं, लगाने वाला मशीन होता है बहुत सारा, उसमें बहुत सारे बॉटल का स्पेस दिया हुआ रहेगा, आप उसमें बॉटल को लगा दो। जब बॉटल को लगाओगे ना तो उस मशीन में येलो कलर जल जाएगा, ठीक है। और लगा करके, लगाने के बाद जैसे ही मशीन में आपने लगाया, लगाने के बाद लगभग आपको 3 दिन, कितना सर, 72 आवर्स आपको वेट करना है। वेट कैसे करना है, आज आपने मशीन में लगाया, सपोज सुबह 10 बजे लगाया होगा, कल 10 बजे 24 घंटे बाद मशीन को ओपन कीजिए और देखिए कि उसमें येलो कलर ही जल रहा है। अगर येलो कलर जल रहा है तो जस के तस है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा होगा। फिर कल परसों 48 घंटे बाद देखिए, फिर जाकर सुबह 10 बजे अगर येलो कलर ही जल रहा है तो फिर ग्रोथ ही हो रहा है। फाइनली परसों तीसरे दिन 72 घंटे बाद देखिए, जब हम लगा रहे थे, देखिए इंडिकेटर कलर अलग हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, मशीन के अलग अलग कलर होते हैं। आप वो अपने पढ़ लेना लिटरेचर में कि कौन सा कलर नॉन ग्रोथ में है और कौन सा कलर आफ्टर ग्रोथ में है। तो सपोज दैट हमने आज लगाया था कल्चर बोतल को, और 48 घंटे बाद जब हम उसमें देखे, लगाते समय येलो कलर था, 48 घंटे बाद उसमें दिखा रहा है रेड कलर। कलर मतलब लाइट जलते रहता है बोतल के जस्ट बगल में। तो यदि रेड कलर जल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कल्चर बॉटल में जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है। क्या आई सर, बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है, ठीक। ये हमको कब तक देखना है, एटलीस्ट 72 आवर्स तक देखना है। अगर 72 आवर्स तक भी रेड कलर नहीं जला, रेड लाइट नहीं जला,
या जो पहले से लाइट जल रहा था वो लाइट चेंज नहीं हुआ, तो आप समझ लो कि इस कल्चर बॉटल में कोई भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं आया जो ब्लड सैंपल डाला हुआ था। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर 72 घंटे बाद तक भी ग्रोथ नहीं, उसमें लाइट नहीं चेंज हुआ, तो फिर अगेन जो है उस बॉटल को आप डिस्कार्ड कर दोगे और रिपोर्ट जो है उस ब्लड कल्चर का जाएगा नो ग्रोथ या स्टेराइल। ठीक, लेकिन अगर इन द 72 आवर्स लाइट चेंज हो गया, लाइट चेंज हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि उस बॉटल में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है। अगर ग्रोथ हो गया तो अब आप क्या करोगे सर, अगेन आपको सब कल्चर करना है। क्या करना है सर, सब कल्चर करनी है। सब कल्चर कैसे, अगेन जो है आप फिर से 2 प्लेट लेगो, 2 प्लेट में एक जो होगा वो ब्लड अगार का प्लेट होगा और एक जो होगा मैकोंकी अगार का प्लेट होगा, और फिर इस बॉटल में सिरिंज डालोगे नीडल के साथ और थोड़ा सा अमाउंट जो है उससे स्पेसिमेन एस्पिरेट कर लो, खींच लो और यहां जो है थोड़ा डाल दो ऐसे। ठीक है, डालने के बाद इनोकुलेटेड लूप लो, रेड हॉट करो, ठंडा करो और फिर वही सेम प्रोसेस जो है करो आप। ये दोनों में मैकोंकी और ब्लड दोनों में आप फिर से वही सेम जो है वो फंडा आप अपनाओगे। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं सर, सब कल्चर कर रहे हैं। पहले कल्चर था ब्लड बॉटल में हुआ था, कल्चर बॉटल में, फिर ग्रोथ हो गया, तब जो है वो कर रहे हैं कल्चर मीडिया पे, प्लेट पे। ये केवल ब्लड कल्चर के कंडीशन में करना और किसी कंडीशन में नहीं करना। इसीलिए ब्लड कल्चर जो है वो सभी लैबोरेटरी में परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक एडिशनल आपको मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो डायरेक्ट आया और ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्लड में जो है लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। वो एंटीबॉडीज आपको डायरेक्ट इसमें करोगे तो एंटीबॉडी जो है बैक्टीरिया को मार देगा, इसमें ग्रोथ ही नहीं होने देगा। तो हम लॉट ऑफ ब्लड को, जिसमें लॉट ऑफ बैक्टीरिया थे, उसको एक ह्यूज न्यूट्रिशन में डालते हैं, क्योंकि जो कि ब्रोथ होता है। क्या होता है, ये जो बॉटल होता है इसमें लिक्विड मीडिया होता है, ब्रोथ होता है। तो क्या होता है, आप बोलोगे कि अब इसमें डाले तो एंटीबॉडीज नहीं रहा, यहां तो एंटीबॉडीज बोल रहे थे मर जाए, रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, लिक्विड में वो एंटीबॉडी डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका पावर कम हो जाएगा, इसलिए बैक्टीरिया इसमें पहले ग्रो कर लेता है। आई बात समझ में, ये फंडा हमें अपनाना होता है। ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन ये आपको 72 घंटे तक के प्रोसीजर देना है, 72 घंटे से ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते। 72 घंटे में ग्रोथ आ जानी चाहिए आ गई बॉटल में, तब जो है सब कल्चर कर लेनी है। टाइम याद रखना। अब आपने जितने सारे भी स्पेसिमेन आया था आपके पास, चाहे यूरिन आया था उसको आपने क्लेड अगार में ग्रोथ करवाया, कल्चर लगाया, ठीक है, ब्लड सैंपल आया था तो आपको प्रोसेस मैंने बता दिया, और ये तीनों का भी जो है ब्लड अगार और मैकोंकी अगार दोनों में करना पड़ा। स्टूल के लिए किस में करना पड़ा, बायोसोल्ट अगार में करना पड़ा। ठीक है, अब एक चीज, जब मैं आपको कल्चर मेथड पढ़ा रहा था उसमें आपको जब एनारोबिक कल्चर में, किसके लिए मैं बता रहा हूं, एरोबिक कल्चर मेथड के लिए। एनारोबिक कल्चर मेथड का मैं अलग टाइप से आपको बता चुका हूं कैसे किया जाता है कल्चर मेथड के ड्यूरिंग में। ये रूटीन कल्चर लेबोरेटरी में होता है जो अभी मैं समझा रहा हूं। अब जो एनारोबिक कल्चर मेथड पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि सभी सैंपल आते हैं तो आपको लिख के आएगा कि एरोबिक कल्चर करना है कि एनारोबिक कल्चर करना है। एरोबिक कल्चर करना है तो ये फंडा अपनाओ, एनारोबिक कल्चर करना है तो एनारोबिक मेथड जो पढ़ाया हूं वो फंडा अपनाओ। लेकिन एनारोबिक कल्चर जब पढ़ा रहा था उसी ड्यूरिंग मैंने आपको बताया था कि सभी सैंपल के साथ अगर एरोबिक कल्चर आया लिख के तो एरोबिक करो, लेकिन केवल एक पस ऐसा सैंपल होता है, केवल एक पस ऐसा सैंपल होता है जिसमें हमें एनारोबिक बैक्टीरिया अपने मन से ढूंढ के बताना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होने के। तो हम क्या करते हैं सर, यदि पस सैंपल था, देखो यदि सैंपल पस आया हुआ है, इन तीनों में से केवल पस है, ठीक है, तो पस को ब्लड अगार और मैकोंकी अगार पे तो करेंगे ही करेंगे। साथ में मैंने एक बताया था कि आपको एनारोबिक कल्चर भी हमको इसे अपने से लगाना होता है, अपने मन से लगाना होता है। ठीक है, ये पढ़ा चुका, बता चुका। और इस कंडीशन में आप एनारोबिक कल्चर मीडिया कौन सा यूज करोगे सर, CMB, जो कि रेड्यूस्ड एनारोबिक कल्चर मेथड था, बताया ना, रेड्यूस एजेंट मेथड। कुक्ड मीट ब्रोथ यूज करोगे, ए वाला कुक्ड मीट ब्रोथ यूज करोगे, जिसमें कुछ कुक्ड मीट के टुकड़े होते हैं ऑक्स के, हट के, ठीक है, और इसमें न्यूट्रिएंट अगार मिक्स होता है। सैंपल इसमें भी करोगे पस
और एक जो है इसमें भी थोड़ा सा डाल करके बंद कर दोगे और ये तीनों को आप जो है इंक्यूबेट करोगे। ठीक है, ये केवल पस के कंडीशन में करना है। अब आपको सारे स्पेसिमेन को कल्चर कैसे लगाया जाता है वो तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आते हैं कि सर ये हम लोग कहाँ सारा प्रोसेस कर रहे थे सर, ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोग इधर बैठ के कर रहे थे लेमिनार एयर फ्लो में, इससे बाहर कहीं नहीं जानी है। और यहीं पर हम लोग लगाते गए और कैप बंद करते गए प्लेट का जो पेट्री डिश था। ठीक है, अब हमारा लग गया, बोलो सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें प्लेट को इंक्यूबेट करना है, वो भी कहाँ, इंक्यूबेटर में, क्योंकि सभी प्लेट को अब हम इंक्यूबेट करेंगे। यदि हम इंक्यूबेट करेंगे तभी जाकर के जो है वो ग्रोथ शो होगा, वो भी इंक्यूबेटर में। कहाँ पर, इंक्यूबेटर में। लगभग जो है आपको जो टेम्परेचर देना है सर, टेम्परेचर कितना देना है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देना है। 37 से 40 डिग्री सेल्सियस में यही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है लगभग ऑलमोस्ट बैक्टीरिया का। कोई स्पेशल बैक्टीरिया है तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग सारे के सारे प्लेट उठाएंगे और इंक्यूबेटर में ले जाकर के रख देंगे। लेकिन कितना कितना देर में टेम्परेचर के बाद हमको कितना टाइम के बाद ऑब्जर्व करना है, ये अब डिफरेंट होगा। सबसे पहले हमने किसका लगाया हुआ है, पस, स्पुटम एंड फ्लूइड का। तो इनका जैसे आज हमने 10 बजे सपोज दैट हमने कल्चर लगाया, तो सबसे पहले आज लेबोरेटरी में 10 बजे आए, तो आफ्टर 24 आवर कितना इंक्यूबेशन देना है सर, 24 घंटे के बाद जो है इन दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे प्लेट को। कल 10 बजे आओ, इंक्यूबेटर खोलो, प्लेट देखो कि ग्रोथ आया है कि नहीं आया। तो अगर ब्लड और मैकोंकी दोनों में से किसी पर भी ग्रोथ नहीं आया है तो फिर अगेन जो है 24 आवर्स के लिए जो है आप इनको वापस उसी इंक्यूबेटर में रख दो। यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी सैंपल है तो आपको ब्लड अगर और मैकोंकी अगर को एटलीस्ट जो है 48 घंटे इंक्यूबेट करना है। अगर 24 घंटे बाद देखे थे और ग्रोथ आ गया था तो फिर अगला स्टेप अपनाएंगे, और नहीं अगला स्टेप क्या होता है आगे बताऊंगा। और अगर ग्रोथ नहीं आया तो एटलीस्ट कितना, 24 घंटे और छोड़ना है इंक्यूबेट के लिए। अब 48 घंटे बाद फिर से इसको चेक किया और फाइनली अगर कोई भी ग्रोथ नहीं आया तब इसमें जो है नो ग्रोथ फाइंड आउट लिख के रिपोर्ट डिस्पैच कर देना है। ठीक है, तो समय कितना अभी लगा था सर, 48 घंटे। अभी कितना लगा है सर, इस फ्लूइड इस स्पेसिमेन में कितना लगा है, 48 आवर्स का समय पहले लग चुका है एटलीस्ट। ठीक, 48 घंटे बाद देखेंगे ग्रोथ आ गया तो अगला स्टेप आप अपनाएंगे। ऑलराइट, अगला स्टेप अभी आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। ये पहला सैंपल हो गया। अब दूसरा सैंपल आते हैं यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल को हमने किस में लगाया था सर, क्लेड अगार में लगाया हुआ है। किस में, क्लेड अगार में। जब भी यूरिन सैंपल आप कल्चर करो तो क्लेड अगार में, तो इसको जो ग्रोथ दिखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो ग्रोथ ऑब्जर्व किया जाता है विद इन 24 आवर। कितना, विद इन 24 आवर्स। जैसे आज 10 बजे अगर आपने स्ट्रिक किया था तो कल 10 बजे जो है 24 घंटे में उसको जाके देखिए एक प्लेट को निकाल के। अगर इसमें ग्रोथ आता है, अगर ग्रोथ आपको इसमें दिखा कि इस पे जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ कैसा दिखता है सर, अगर कल्चर मीडिया पर ग्रोथ हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार के जो है बैक्टीरिया के अपीयरेंस दिखेंगे, समझ लो ग्रोथ हुआ है। ठीक है, हालांकि ये ब्लड अगार है, क्लेड अगार जो है वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। ग्रोथ आएगा तो उसमें येलो हो सकता है या ग्रीनिश कॉलोनी भी दिख सकता है। ठीक है, अभी आप कहां पर हो, यूरिन सैंपल में। अगर ग्रोथ आ गया 24 घंटे में तो फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे, सबका नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप आगे जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, और हाँ एक चीज और बात, अगर 24 आवर्स के बाद ग्रोथ नहीं आया, हमने चेक किया ग्रोथ नहीं आया, तो फिर क्लेड अगार में जो है वो हम अगेन 24 आवर नहीं वेट करते हैं। यूरिन कल्चर के लिए 24 घंटा मैक्सिमम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, इसको 48 आवर्स नहीं वेट करना है। ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं आया तो नो ग्रोथ करके रिपोर्ट डिस्पैच कीजिए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हमारा सैंपल था ब्लड सैंपल, जो कि हम लोग पहले ऑटोमेटेड में ग्रोथ किए। अगर यहां ग्रोथ आया था 72 आवर्स के बाद हमें यहां ग्रोथ शो किया था, जब हम सब कल्चर करेंगे तो ग्रोथ आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां ग्रोथ शो किया तभी हम यहां किए थे। फिर अगर ग्रोथ यहां शो कर ही दिया तो फिर हम यहां पर भी नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो ऑन
करेंगे। और अगर यहीं 72 आवर्स के बाद ग्रोथ शो नहीं करता तो हम सब कल्चर करते ही नहीं, वो तो यहीं से नो ग्रोथ चला जाता रिपोर्ट। ठीक है सर। तो ब्लड कल्चर के कंडीशन में क्या हो गया सर, ब्लड कल्चर, अच्छा लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड तो मैंने बताया नहीं, 72 आवर्स यहां हुआ था, यहां हम कितने देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे, 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद अगर हम ऑब्जर्व किए 24 आवर्स के बाद, तो यहां देखें कि ग्रोथ आया हुआ है, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक, लेकिन 24 घंटे बाद हम इसको देखें तो ग्रोथ यहां नहीं दिखा, तो फिर हम इसको जो है 24 आवर्स अगेन वेट करेंगे, इसमें फिर से हमें 48 घंटा देखना है। अगेन 24 आवर्स के बाद फिर हम इसको देखें ग्रोथ शो किया, तो ग्रोथ शो किया तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर फिर अगेन 48 घंटे बाद भी इसमें ग्रोथ नहीं शो किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां के बाद यहां ग्रोथ शो करेगा ही करेगा। कभी कभी एक्सेप्शनल हो भी जाता है, अगर नहीं भी शो किया तो 48 घंटे बाद जो है फाइनल नो ग्रोथ का रिपोर्ट आप डिस्पैच करोगे। क्या लिख दिया मैंने, नो ग्रोथ का रिपोर्ट आप डिस्पैच करोगे। कितना समय लग गया सर ब्लड कल्चर वाले में, समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, 72 घंटे यहाँ, 3 दिन यहाँ और 24 दूनी 48, 2 घंटे 2 दिन यहाँ, 3 और 2 कितना हो गया टोटल सर, 5 डेज हो गया। और 5 डेज में ब्लड कल्चर का तभी रिपोर्ट जा रहा है जब यहाँ नो ग्रोथ शो किया है। अगर 48 घंटे बाद ग्रोथ शो कर दिया, 5 दिन के बाद भी ग्रोथ यहाँ शो हो गया, तो फिर अभी नेक्स्ट प्रोसेस अपनाना है, अभी रिपोर्ट डिस्पैच करना नहीं है। आई बात, एक बार फिर से रिवीजन करो। रिवीजन क्या करना है सर, सबसे पहले हमने पस कल्चर, स्पुटम कल्चर, फ्लूइड कल्चर कितने घंटे में हमने देखा है, मैक्सिमम हमने इसमें कितना लिया, 48 आवर्स, 2 दिन का समय लिया है। अभी 2 दिन में ग्रोथ दिखा है। ठीक है, मैक्सिमम समय हमेशा लेके चलना है। ऑलराइट, यूरिन वाले में 24 घंटे 1 दिन का, ठीक है, और ब्लड सैंपल में 5 दिन का मैक्सिमम में अभी हम ग्रोथ चेक किए। ठीक है, हो गया। अब जब हमारा कल्चर में ग्रोथ शो हो जाता है, तो लेक्चर के शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि आफ्टर द कल्चर क्या करना है सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करना है। अब हमें ये चेक करना है कि जो ग्रोथ आया है वो किस बैक्टीरिया का आया है, आइदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है, या स्पुटम अगर हमने कल्चर किया था तो हमें ये भी चेक करना होगा कि उस पे जेडन स्टेन करके हमें ये भी चेक करना होगा कि वो आइदर एसिड फास्ट बैसिलाई तो नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो अब जो भी ग्रोथ आया है उस ग्रोथ का हम क्या करेंगे सर, पहले हम स्टेनिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो अब मैं यहां पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट प्रोसेस में जो है वो आपको क्या करना है सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करना है। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहले मैं ग्राम बैक्टीरिया की कह रहा हूं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, वो चेक करना है कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला जो रूल होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्रोइंग कॉलोनी, कॉलोनी कैसा ग्रो हुआ है उसके बिहाफ पे हम जो है पता लगा के बता सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। एक किसी पर भी अप्लाई होता है, चाहे यूरिन वाला हो, चाहे पस वाला, स्पुटम वाला हो, या पस वाला हो, या ब्लड वाला जो हमने सब कल्चर किया था, तीनों पे अप्लाई हो रहा है, सारे के सारे सैंपल पे अप्लाई हो रहा है। अगर कॉलोनी, जैसे मैं यहां दिखाऊं, ये देखो, ये मैकोंकी अगार का प्लेट है, ये ब्लड अगार का प्लेट है, ये भी ब्लड अगार का प्लेट है। ठीक है, अगर क्लेड अगार पर भी कुछ ऐसा ही ग्रोथ शो करेगा, बस कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, वो पिक लगाया नहीं, आप लोगों को लगाना चाहिए, सब बच्चों को दिखाना है। तो अब यहां पर आपको क्या देखना है सर, हाँ, सबसे पहले हमें देखना है ग्रोथ, जो कॉलोनी की ग्रोथ आई है उस कॉलोनी की ग्रोथ पर भी हम पता लगा सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसे, देखो ये ब्लड अगार पे ग्रोथ है और ये भी ब्लड अगार पे ग्रोथ है। ठीक है, देखो यहां पर कॉलोनी आपको कैसा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल पस के जैसा पसरा हुआ स्प्रेडेड कॉलोनी दिख रहा है सर, देखो पूरा फैल गया है। और यहाँ पे ग्रोथ देखो हुआ है, सो बिल्कुल स्ट्रीक ग्रोथ है, कहीं फैला हुआ है क्या, पसरा हुआ है, नहीं, जितना दूर स्ट्रीक किया गया था उतना ही में ग्रोथ है। यानी कि ग्रोथ 2 प्रकार के यहां दिख सकते हैं, एक स्प्रेडेड और एक स्ट्रीक। एक कैसा दिख सकता है सर, स्प्रेडेड ग्रोथ दिख सकता है,
एक स्प्रेडेड ग्रोथ दिख सकता है और दूसरा आपको स्ट्रीक ग्रोथ दिख सकता है, मतलब बिल्कुल सीधा दिख सकता है। यदि कॉलोनी की ग्रोथ स्प्रेडेड हुआ है, स्प्रेड हुआ पड़ा है, जैसे यहां पर देखो, ये तो ब्लड अगार में देखा, यहां आप देखो मैकोंकी अगार में कैसे पसरा पड़ा है, देख रहे हो, पूरा के पूरा फैला हुआ है, एकदम लग रहा है कि म्यूकस जैसा फैल रहा है। अगर इस प्रकार की कॉलोनी ग्रोथ होती है, स्प्रेडेड वे में ग्रोथ होती है, तो 1 ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। किसका होता है सर? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जब भी कॉलोनी स्प्रेडेड फाउंड आउट हो, इट विल द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्रोथ के भी यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा, अगर कॉलोनी इस प्रकार की ग्रोथ शो हो, स्ट्रीक कॉलोनी हो, बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं है, तो 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। ये कौन सा बैक्टीरिया होगा सर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब आप इंक्यूबेटर को खोल के बाहर ला रहे हैं, लाइए, लाके फिर से कहां, लेमिनार एयर फ्लो में ही प्लेट रखना है और सारे प्लेट को इस प्रकार से देखना है। लेमिनार एयर फ्लो में भी नहीं देख सकते हो, बाहर भी रख के देख सकते हो कहीं। लेमिनार एयर फ्लो को क्यों कंटामिनेट करना है? ग्रोथ बाहर ही देखो। आई बात समझ में सर? होप सो समझ में आया होगा। पहला आप ग्रोथ के बिहाफ पे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव देख लिए, ठीक। ये किस बिहाफ पे हुआ? ग्रोथ के बिहाफ पे। अगर आप पहली बार में नहीं पहचान पा रहे हो तो लगातार लेबोरेटरी में काम करोगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ पे देख के पहचानने लगोगे। दूसरा आता है मीडिया ग्रोथ। मीडिया ग्रोथ के बिहाफ पर भी जो है आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पहचान सकते हो। कैसे? इस बात को सुनो। जो मैकोंकी अगार होता है सर, ये जो मैकोंकी अगार होता है, इस मैकोंकी अगार में कुछ एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि बाइल सोल्ट मिलाया जाता है, जैसे कि क्रिस्टल वायलेट मिलाया जाता है, जैसे कि लैक्टोज मिलाया जाता है, जैसे कि न्यूट्रल रेड मिलाया जाता है। ये सारे जो हैं वो इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, मिला करके जो है वो मैकोंकी अगार बनाया जाता है। तो मैकोंकी अगार में 2 एलिमेंट्स, एक होता है क्रिस्टल वायलेट डाई और एक होता है बाइल सोल्ट। ये दोनों क्या करते हैं कि क्रिस्टल वायलेट डाई और बाइल सोल्ट, ये दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकते हैं। आई बात समझ में? तो और ये कहां प्रेजेंट है सर? क्रिस्टल वायलेट डाई और बाइल सोल्ट दोनों के दोनों मैकोंकी अगार में प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों कंपोनेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है मैकोंकी अगार में ग्रो नहीं कर पाता है। फिर से एक बार रिपीट करूं, क्योंकि मैकोंकी अगार में 2 ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है क्रिस्टल वायलेट और बाइल सोल्ट। कंपोनेंट का आप याद रखना नाम क्या सर? क्रिस्टल वायलेट एंड बाइल सोल्ट। क्रिस्टल वायलेट एंड बाइल सोल्ट, ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं वो मैकोंकी अगार में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैकोंकी अगार में जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। अब हम जो लेक्चर के शुरू में ही मैंने बताया कि जब भी हम कल्चर कर रहे थे तो 2 प्लेट ले रहे थे। क्या कितने प्लेट ले रहे थे सर? अब आपके मन में सवाल आया होगा ना, 2 प्लेट क्यों ले रहे थे, उसका सिग्निफिकेंस समझो। मैं कितने प्लेट ले रहा था? 2-2 प्लेट ले रहा था। अगर हमने सपोज दैट पास स्पुटम कुछ लिया हुआ था, ठीक है, और ब्लड में भी टेस्ट किया था, मैकोंकी में भी किया था, लेकिन जब हमने 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद जब ऑब्जर्व किया तो हमारा जो बैक्टीरिया के ग्रोथ था वो ब्लड अगार में तो ग्रोथ था, पहला कंडीशन जो था वो ब्लड अगार में तो ग्रोथ आया। यहीं लिख के समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला कंडीशन था कि ब्लड अगार में ग्रोथ है, ठीक है, और मैकोंकी अगार में नो ग्रोथ है, नो ग्रोथ है, ठीक है सर। एक कंडीशन हमारे पास आया कि ब्लड अगार में ग्रोथ था, मैकोंकी अगार में ग्रोथ नहीं था। तो मैकोंकी अगार में कौन सा बैक्टीरिया, ऐसा आ सकता है कंडीशन, एकदम नॉर्मल कंडीशन है, तुम बोलोगे कि सर हमने 2-2 में लगाया, एक ही में ग्रोथ आया, ऐसा आ सकता है। अगर मैकोंकी अगार में ग्रो नहीं हुआ है बैक्टीरिया और ब्लड अगार में हुआ है, तो इट इंडिकेट्स दैट इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया है सर? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? बिकॉज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
कांट ग्रो इन द मैकोन्की अगार। वाई? क्योंकि मैकोन्की अगार में क्रिस्टल वायलेट और बाइल सोल्ट दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। मैकोन्की अगार में क्रिस्टल वायलेट, बाइल सोल्ट, लैक्टोज और न्यूट्रल ग्रेड, ये चारों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से दो कंपोनेंट होता है, ये दो कंपोनेंट क्रिस्टल वायलेट और बाइल सोल्ट जो है ग्राम पॉजिटिव को ग्रो नहीं करने देता है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप ग्रोथ का भी यहाँ पे पहचाना। या सपोज दैट हमने दो मीडिया लगाया है, एक है ब्लड अगार और एक है मैकोन्की अगार, ठीक है, लेकिन दोनों में ग्रोथ आया है प्यारे, क्या हो? दोनों में तो ग्रोथ आ सकता है। यदि दोनों में ग्रोथ आया है तो इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों मीडिया पर ग्रो कर सकता है। ए केवल किस किस में हमें ए वाला फॉर्मूला किस किस पे हमें अप्लाई होगा सर? सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकेंड फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला हमारा किस किस पे अप्लाई होगा? ब्लड सैंपल वाले पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैकोन्की और ब्लड दोनों अगार था, और पस सैंपल वाले पर भी अप्लाई होगा। पस हुआ, स्पुटम हुआ, फ्लूइड हुआ, इस पर भी अप्लाई होगा। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को दिखाने का, वो आपको सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि स्प्रेडेड कॉलोनी आपको यूरिन वाले पर भी दिख सकता है, ब्लड वाले पर भी दिखेगा, और पस स्पुटम इस पे भी दिखेगा। क्लियर? अब सपोज दैट मन में ना इससे हम क्लियर हो पाए ना इससे क्लियर हो पाए कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव, हमको पता ही नहीं चल रहा है, हमारा दिमाग ही पूरा घुमा पड़ा। तो थर्ड हमारे पास तुरुक का इका है सर, हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे ग्राम स्टेन। ठीक है, कैसे करेंगे? जो कॉलोनी की ग्रोथ आई है, किधर गया? जो कॉलोनी का ग्रोथ आया है, हम एक लेंगे ग्लास स्लाइड और एक इनोकुलेटेड लूप, रेड हॉट करेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे। एक जो कॉलोनी है इसको इस तरीके से लूप पे उठाएंगे, और जो ग्लास स्लाइड है, इस प्रकार की जो ग्लास स्लाइड है, उस पे हम इस प्रकार से जो है स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा जो है वो एक ड्रॉप इसमें हम नॉर्मल स्लाइड डाल देंगे ताकि मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद इसको जो है हम इस प्रकार से लगभग 2 सेंटीमीटर के डायमीटर में स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद इस स्लाइड को उठाएंगे और जो है हीट फिक्स करेंगे। जो बर्नर होता है उस बर्नर पर नीचे से गर्म करेंगे ताकि सूख जाए। सूखने के बाद जो है हम इसको कभी कभी नहीं भी सुखाते हैं, सुखाना मेनली हीट फिक्स मेनली करना जरूरी होता है जेडन स्टेन में, ग्राम स्टेन में नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे भी ट्राई करते हैं, और फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, इस पे हम ग्राम स्टेन परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, ग्राम स्टेन परफॉर्म करने के बाद यदि हम इसको फिर हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद यदि बैक्टीरिया का कलर जो है वो ब्लू कलर का है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। यदि बैक्टीरिया का कलर पिंक कलर का या रेड कलर का दिखता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन में प्राइमरी स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट, उससे स्टेन होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन में सेकेंडरी स्टेन होता है सैफ्रानिन जो पिंक कलर का होता है, उससे स्टेन होता है। ग्राम स्टेन आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अब हमें नहीं पता चला तो हम क्या किए सर, ग्राम स्टेन के बिहाफ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किए। अगर बैक्टीरिया का कलर जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है, किसके कारण? तो वो लिया होगा क्रिस्टल वायलेट स्टेन। क्रिस्टल वायलेट स्टेन से वो स्टेन हुआ जिसके कारण हमें ब्लू दिख रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है। अगर हमें पिंक कलर का या रेड कलर का दिख रहा है तो कौन सा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। किसके कारण? सैफ्रानिन के कारण। सैफ्रानिन के कारण। ये सब डिटेल जो है ग्राम स्टेन के लक्षण पढ़ाया जाएगा। अब थर्ड वाले स्टेप में तो आप क्लियर कट हो ही जाओगे, दोनों में से कोई ना एक तो बैक्टीरिया आपको दिख ही जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट हो लिए कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर अब पता चल गया तो अब नेक्स्ट स्टेप, अब फिर क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? आ जाओ शुरू वाले स्लाइड पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन कर लिया। अगर स्पुटम कल्चर था तो हम जेडन स्टेन करेंगे। जेडन स्टेन में हमें पता चल जाएगा कि जेडन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है कि नॉन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, ग्राम स्टेन में यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ है, सुनिए बात को ध्यान से, यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ है तो हम आगे जो है वो डायरेक्ट आगे जो है वो हम डायरेक्ट एएसटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे लगाया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा आगे। जो एएसटी का रिपोर्ट आएगा वो फिर हम रिपोर्ट डिस्पैच करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर।
अब यदि हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना आइडेंटिफाई होके हमें आइडेंटिफाई हुआ है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, क्या आइडेंटिफाई हुआ है सर? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में हम क्या करते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पहले बायोकेमिकल टेस्ट लगाया जाता है, उसके बाद एएसटी टेस्ट लगाया जाता है, और फिर जो एएसटी टेस्ट में आता है रिपोर्ट, फिर हम उसको रिपोर्ट को डिस्पैच करके रिपोर्ट देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो फाइंड आउट आगे बढ़ाया जाता है। अब ये सारे चीजें देखो, टाइम कितना लगा मैं नॉर्मली बताता हूं। सपोज दैट मैं 48 घंटे में हमें 5-16 सैंपल दिख गया था। 48 घंटे बाद हम ग्राम स्टेन किए, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग करने के बाद हमें पता चल गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव यदि हमें आइडेंटिफाई हुआ तो हम इसका क्या किया सर, डायरेक्ट आगे हम एएसटी किए। एएसटी को हम 24 घंटे बाद देखते हैं। तो 2 दिन ये था और 1 दिन है, कितना दिन हो गया सर? 3 दिन का समय हो गया। जिस दिन रिपोर्ट आया उस दिन 3 दिन में रिपोर्ट हम एएसटी का डिस्पैच कर देंगे, ठीक। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमें हुआ 3 दिन में रिपोर्ट, किसका? इसका ब्लड पस सैंपल का। अगर यूरिन सैंपल था, ठीक, यूरिन सैंपल में भी हमें ग्राम पॉजिटिव दिखा, तो हम पहले 24 घंटे में हम ऑब्जर्व किए थे, 1 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, ग्राम पॉजिटिव है उसके लिए बता रहा हूं, ग्राम पॉजिटिव है उसके लिए बता रहा हूं, फिर एएसटी करेंगे। एएसटी में फिर 24 घंटा लगेगा, यानी 24 और 24 कितना हो गया? 48 घंटा हो गया। यानी यूरिन की रिपोर्ट जो है हम 2 दिन में डिस्पैच कर सकते हैं। कब? केवल ग्राम पॉजिटिव की कंडीशन अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर यहां पर जो है टाइम एक ही लग जाता है, लेकिन चलो छोड़, ठीक है, उसको हम समझा देंगे। अब ब्लड पे आते हैं। ब्लड पे हमें कितना 5 दिन में दिखा था सर, 48 ग्रोथ। इसके बाद हमने लगाया 5 दिन के बाद 5वें दिन जो है हमने देखा ग्राम स्टेन किया। ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव फाइंड आउट हुआ, उसके बाद हम क्या लगाएंगे सर? एएसटी लगाएंगे। क्या करेंगे? एएसटी। एएसटी कितना लेगा? 24 घंटे और लेगा, 24 आवर्स और लेगा। तो 5 दिन पहले से था, 1 दिन और जुड़ गया, तो कितना दिन हो गया सर? 6 डेज हो गया। यानी ब्लड अगर के कंडीशन में ग्राम पॉजिटिव फाइंड आउट हुआ तो 6 दिन लगेगा। अब बोलोगे ग्राम पॉजिटिव वाला तो हो गया, ग्राम निगेटिव का अगर आया तो कितना दिन लगेगा? सेम उतना ही समय लगेगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि ग्राम निगेटिव में सर एक टेस्ट तो ज्यादा, एक स्टेप तो ज्यादा है, क्योंकि ग्राम निगेटिव में बायोकेमिकल भी कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव में तो बायोकेमिकल कर नहीं रहे थे। तो क्या करते हैं प्यारे, बायोकेमिकल और एएसटी दोनों एक साथ ही लगाते हैं और दोनों के लिए 24 आवर्स ही समय दिया जाता है। एएसटी जिस दिन हम लगा रहे हैं उसी दिन बायोकेमिकल भी साथ में लगा कर रख देते हैं, दोनों के लिए 24 घंटे ही दिया जाता है। तो दोनों एक दिन समय में ही निकल जाता है। तो जितना समय ग्राम पॉजिटिव की रिपोर्टिंग के लिए लग रहा था उतना ही समय ग्राम नेगेटिव की रिपोर्टिंग के लिए भी लगता है, स्पेशल समय नहीं लगता है। अगर जेडन स्टेन में हमको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फाइंड आउट हुआ है तो फिर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आगे प्रोसेस करने के लिए अगर कल्चर करना है तो फिर आपको एमटीबी की कल्चर करना पड़ेगा। उसका 60 दिन में रिपोर्ट जाता है, 45 से 60 दिन में। और अगर कल्चर नहीं लिखा है तो आप उसको एमटीबी फाइंड आउट करके रिपोर्ट डिस्पैच कर दो। और फिर फर्दर आगे पेशेंट जो है आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेटरी टेस्ट करवाएगा, हो सकता है जीन एक्सपर्ट करवाए, हो सकता है कल्चर फिर डॉक्टर लिख दे तो कल्चर करोगे, या हो सकता है कि टीबी गोल्ड टेस्ट करवाए, जो उसका फर्दर इवैल्यूएशन है वो करेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि सैंपल प्रोसेस करेंगे कैसे, होप सो समझ में आ गया होगा। अभी जाने वाली बात नहीं है, क्लासेस में अभी और बहुत कुछ बाकी है सर जी। यहां तक आपको समझ में आ गया ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन, सॉरी सैंपल का प्रोसेसिंग, इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आप कॉलोनी की ग्रोथ के बिहाफ पे आप समझ लिए कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, या स्टेन के बिहाफ पे समझ लिए ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। अब मैं आता हूं कि यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें फाइंड आउट हुआ, यहां पर सर यदि हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट हुआ तो यहां पर आता है कॉलोनी की स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन। चाहे ग्राम पॉजिटिव फाइंड आउट हो, सपोज दैट हमें स्टेन किए तो ग्राम पॉजिटिव भी फाइंड आउट हो सकता है या ग्राम नेगेटिव भी फाइंड आउट हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्राम पॉजिटिव भी फाइंड आउट हो सकता है या ग्राम नेगेटिव भी फाइंड आउट हो सकता है। फाइंड आउट होने के बाद मैंने इसमें आपको बता दिया कि आप एएसटी लगा दोगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि पहले बायोकेमिकल लगाओगे देन एएसटी लगाओगे, मतलब दोनों एक साथ ही एक ही दिन लगा देते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है। और इसमें जो है एएसटी के बाद ही रिपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, क्लियर।
लेकिन रिपोर्ट में एएसटी का रिपोर्ट तो देते ही है कि कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव था, या कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, या कौन सा एंटीबायोटिक इंटरमीडिएट है, ये तो हम देते ही हैं दोनों के कंडीशन में। रिपोर्ट पे एक और चीज लिखा हुआ रहता है कि कौन सा बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ था, यानी कि स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। वो कैसे करोगे और वो कब करना है ये भी सुन लो। स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन जब आप ग्रोथ के बाद बता रहे थे स्टेनिंग के ड्यूरिंग की ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, उसी ड्यूरिंग लिख दिया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस है कि स्टेप्टोकोकस है कि कौन सा है। तो बोलोगे वो तो अभी हम सिखाए नहीं, बिल्कुल नहीं, अब उसको सीखने जा रहे हैं। जैसे ही हमने स्टेन किया, सुनिए बात को ध्यान से, जैसे ही हमने स्टेन किया तो हमें पता चल गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हम अभी एएसटी लगा देंगे तुरंत। एएसटी कैसे लगाया जाता है एमएचए प्लेट में वो बताएंगे आगे। और एएसटी लगाने के बाद जो है हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर ग्राम नेगेटिव आया है तो भी बताएंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है। आज मैं बताने जा रहा हूं ग्राम पॉजिटिव के बारे में कि ग्राम पॉजिटिव का अगर ऑर्गेनिज्म आता है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगला जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ग्राम नेगेटिव का कौन सा स्पीसीज है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। ओके, अब इस पे कंसंट्रेट करो। ग्राम पॉजिटिव आया, एएसटी लगा दिए और इंक्यूबेटर में रख दिए। अब हम जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन करने ऑर्गेनिज्म की। ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया फाइंड आउट हुआ तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा टेस्ट और करना होगा। कौन कौन सा टेस्ट करना होगा सर? एक आपको करना होगा कोगुलेज टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना होगा? कोगुलेज टेस्ट। और एक आपको करना होगा कैटेलेज टेस्ट। कौन सा करना होगा? कैटेलेज टेस्ट करना होगा, ठीक है। आपने 2 टेस्ट परफॉर्म करना है ग्राम पॉजिटिव जैसे ही फाइंड आउट हुआ। अब कोगुलेज टेस्ट कैसे करते हैं सर? कोगुलेज टेस्ट करने के लिए एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, ठीक है। और उस ग्लास स्लाइड पर जो है 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डालो। क्या डालो? 1 ड्रॉप एनएस डालो, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। अब नॉर्मल सलाइन डालने के बाद जो इनोकुलेटेड लूप है उसको उठाओ, या लूप से भी बढ़िया वायर रहेगा, वायर को उठाओ। और वायर को उठाने के बाद जो कॉलोनी ग्रोथ हुआ है इस कॉलोनी को ऐसे उठा लो। उठाने के बाद जो है, उठाने के बाद किधर बता रहा हूं यार तुम लोगों को मैं, हो गया। उठाने के बाद कॉलोनी जो है, कॉलोनी को इस नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर दो। क्या करना है? कॉलोनी को मिक्स करना। जब भी कोई भी टेस्ट परफॉर्म करोगे सिंगल कॉलोनी उठाओगे, ठीक है। मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद कोई भी जो है वो प्लाज्मा उठाओ, EDTA प्लाज्मा लो। अब जिस लेबोरेटरी में आप बैठे हो लॉट ऑफ EDTA सैंपल आए हुए, किसी भी पेशेंट का हो, 1 ड्रॉप प्लाज्मा लो और प्लाज्मा भी डाल करके इस पे मिक्स करो। मिक्स करने के बाद तुरंत इमीडिएटली 60 सेकेंड के अंदर देखो कि इसमें कोगुलेशन हो रहा है कि नहीं। कोगुलेशन मतलब कि क्लॉट बनने जैसा आपको फील आउट हो रहा है कि नहीं। यदि इसमें कोगुलेशन हो रहा है, यदि कोगुलेशन दिख रहा है आपको, तो समझ लो कि ओ कोगुलेज पॉजिटिव है। अगर कोगुलेशन नहीं दिख रहा है तो समझ लो ओ कोगुलेज नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। ये हैंड टू हैंड वहीं करना होता है आपको, जैसे ही ग्राम पॉजिटिव फाइंड आउट हुआ तभी। दूसरा आपको क्या करना होता है सर? कैटेलेज टेस्ट करना होता है। कैटेलेज टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं सर? कैटेलेज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अगेन एक ग्लास स्लाइड लीजिए, इनोकुलेटेड वायर लीजिए या लूप लीजिए, एक कॉलोनी उठा करके इस पे डालिए, ठीक है। कॉलोनी डालने के बाद 1 ड्रॉप जो है इस पे हाइड्रोजन परऑक्साइड डालिए। क्या डालना है? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड डालिए। और मिक्स करने के बाद एक कवर स्लिप इस पे डालिए। क्या रखना है? कवर स्लिप रखना है। कवर स्लिप कैसा? कवर स्लिप का केवल कॉर्नर यहाँ पे टच करना है और कॉर्नर पे आपको देखना है कि एयर बबल्स बना है कि नहीं। क्या देखना है? एयर बबल्स बना है कि नहीं। यदि एयर बबल्स बना है तो वो कैटेलेज पॉजिटिव होगा, यदि एयर बबल्स नहीं बना है तो वो कैटेलेज नेगेटिव टेस्ट होगा। ये कोगुलेज टेस्ट और ये कैटेलेज टेस्ट ऑन द स्पॉट वहीं आपको परफॉर्म करना है अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट होता है तब। आगे के क्लासेस में आपको कोगुलेज टेस्ट और कैटेलेज टेस्ट भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आगे के क्लासेस में क्या क्या यहाँ रिमेनिंग हो रहा है उसको मैं जरा आपको बता देता हूँ। क्या क्या रिमेनिंग हो रहा है? अभी हमने छोड़ा है ग्राम स्टेन, ठीक है। और आगे के क्लास में हमने छोड़ा है अभी ZN स्टेन, ठीक है। आगे के क्लासेस में हमने छोड़ा है अभी कोगुलेज टेस्ट, ठीक है। आगे के क्लास में हमने अभी छोड़ा है कैटेलेज टेस्ट, ठीक है। ये 4 चीज आ गई। क्लियर है सर? अब आपने क्या कर लिया? कोगुलेज टेस्ट और कैटेलेज टेस्ट कर लिया, ठीक।
अब इनमें एक चीज और ध्यान देना है, मैंने अभी क्या आपको बोला था, ये केवल मैं किस कंडीशन में बता रहा हूं आपको, ग्राम पॉजिटिव के कंडीशन में ही बता रहा हूं। ग्राम पॉजिटिव, हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें फाइंड आउट हुआ है, उसी को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और किसी को नहीं, अभी ग्राम नेगेटिव पे नहीं गया। अगर सपोज दैट आपने कैटलेज टेस्ट किया, केवल कैटलेज, कॉगलेज को ज्यादा अभी नहीं दिमाग में लाना है। अगर आपने कैटलेज टेस्ट किया, जिस बैक्टीरिया का ग्रोथ आया है, और आपने कैटलेज टेस्ट किया और वो कैटलेज टेस्ट जो है वो निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो आपको तो मैंने बताया था कि एसटी लगा देना है। लेकिन अगर कैटलेज किसी भी ग्रोथ का नेगेटिव आता है तो उसमें आपको एक बायोकेमिकल टेस्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एक बायोकेमिकल टेस्ट लगाना होगा। ग्राम पॉजिटिव में बायोकेमिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई कैटलेज नेगेटिव आता है तो उसका एक केवल बायोकेमिकल लगता है। और वो कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट लगाना है सर, उस बायोकेमिकल टेस्ट का नाम याद रखना है, बाइल स्कुलिन टेस्ट। क्या लगाना है, बाइल स्कुलिन टेस्ट। ये सब बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है, ठीक। और यदि कैटलेज निगेटिव आया है तो जब आप एएसटी लगा रहे थे तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए जो एंटीबायोटिक का डिस्क लगाया जाता है छोटा छोटा, उसमें 2 एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा भी लगाना होगा। किस कंडीशन में, जब कैटलेज निगेटिव होगा तब। कौन कौन सा एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा लगाना होगा, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा कि पैनल 1 में कौन सा एंटीबायोटिक होता है, पैनल 2 में कौन सा एंटीबायोटिक होता है। उन दोनों एंटीबायोटिक के अलावा 2 एंटीबायोटिक डिस्क एक्स्ट्रा लगाना होगा। ये सब किस लिए कर रहे हैं, केवल स्पीसीज को, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन कौन सा एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा लगाना होगा, एक कौन सा किया, बायोकेमिकल। अब आपको एंटीबायोटिक डिस्क भी 2 एक्स्ट्रा लगाना है। एक कौन सा लगाना है सर आपको, एक लगाना है आपको बैसिट्रासिन। बैसिट्रासिन ये क्या, एंटीबायोटिक का नाम है। और दूसरा डिस्क लगाना है आपको ऑप्टोचिन। क्या लगाना है, ऑप्टोचिन। समझ में आई बात। ये तीनों चीजें ग्राम पॉजिटिव में हमें करना है, लेकिन कब, पहले जब वो कैटलेज नेगेटिव हुआ तब। अगर कैटलेज नेगेटिव नहीं है तो कोई पंगा नहीं, सब ठीक है। फिर हो गया, इसको लगा के एसटी लगा के इंक्यूबेटर में रख दिए, ठीक, गॉट इट। अब हम आते हैं कि जो ग्रोथ था, अभी तक हमें नहीं पता चला है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ आया है वो कौन सा बैक्टीरिया है। अब आते हैं बैक्टीरिया को छांटने पे। देखो कैसे छांटेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वो बैक्टीरिया है सर, ठीक है। यहां पर जो छोड़ रहे हैं, यहां पर छोड़ने में एक और टेस्ट लिख ही देता हूं, एएसटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कौन सा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट वन, जब हमने कॉगलेज और कैटलेज दोनों टेस्ट परफॉर्म किया था, हमें पहले दिखा था कि ग्राम पॉजिटिव है। और ग्राम पॉजिटिव में जो बैक्टीरिया दिखते हैं हमारे यहाँ, जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। लगभग ये 5 बैक्टीरिया जो हैं वही आपको हमारे कम्युनिटी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक होते हैं। ग्राम निगेटिव, लॉट ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है हमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जो आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होगा वो इन्हीं 5 में से कोई ग्राम पॉजिटिव ऑब्जर्व होगा, पैथोजेनिक। सबसे पहले हमने क्या किया था, ग्राम पॉजिटिव जैसे ही आया था तो हमने कैटलेज और कॉगलेज टेस्ट परफॉर्म किया था। तो यदि, सुनो ध्यान से, याद रखना, यदि जो बैक्टीरिया है वो कैटलेज भी पॉजिटिव शो किया है और कॉगलेज भी पॉजिटिव शो किया है, तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा। अगर कैटलेज भी पॉजिटिव आया और कॉगलेज भी पॉजिटिव आया तो कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। इसीलिए कैटलेज और कॉगलेज टेस्ट किए थे, बताने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है गुरु। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, अगर कोई कोकाई, कैटलेज और कॉगलेज दोनों पॉजिटिव आता है तो कौन सा बैक्टीरिया होगा। तो याद रखना वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। लगभग 50 मरतबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोई भी मैं चीजें एक्स्ट्रा नहीं बताता हूं और पढ़ाता हूं तो अपने एक्सपीरियंस पे, जो नॉलेज है मुझे उस बिहाफ पे, और वही चीजें वहां पूछी जाती है। याद रखना, कोई भी चीज अभी तक पढ़ाए हूं फालतू नहीं, सब इंपॉर्टेंट था। अब आपने क्या, सपोज दैट ये पहला कंडीशन होगा।
दूसरा कंडीशन ऐसा हुआ सर कि कैटलेज तो पॉजिटिव था लेकिन कॉगलेज निगेटिव था। दूसरा ऐसा हमारा कंडीशन आया कि कैटलेज तो पॉजिटिव था लेकिन कॉगलेज निगेटिव था। तो यदि कैटलेज पॉजिटिव और कॉगलेज निगेटिव आता है तो उसको हम बोलते हैं कोन्स बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है? CONS, कोन्स, मतलब कॉगलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकस। कोन्स बैक्टीरिया का भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है या ऐसा पूछा भी है कि कौन सा कोकाई जो है वो कैटलेज पॉजिटिव और कॉगलेज निगेटिव होता है, तो कोन्स बैक्टीरिया। अगर आपने किया कैटलेज पॉजिटिव है कॉगलेज निगेटिव, एकदम रिपोर्ट पे लिखो कि वो कोन्स बैक्टीरिया का इंफेक्शन है, एकदम आंख बंद करके लिखो। थर्ड कंडीशन और आया। अब पहला दो कंडीशन तो थे वो बड़ा इजी थे हमें, क्यों? क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन में कैटलेज पॉजिटिव था। तो पहले में तो कैटलेज पॉजिटिव कॉगलेज पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आ गए तो ऑरियस हो गया। दूसरे में कैटलेज पॉजिटिव था लेकिन कॉगलेज नेगेटिव हो गया तो कोन्स हो गया। अब थर्ड हमारा आता है टेढ़ा वाला सवाल, कैटलेज निगेटिव अगर हो गया, क्या हो गया सर? कैटलेज निगेटिव हो गया। तो यदि ग्राम पॉजिटिव कैटलेज निगेटिव होता है तो कैटलेज निगेटिव होने के बाद ये दो काम हमें एक्स्ट्रा करने के लिए मैंने बोला था कि बायलस्कुलिन भी लगाना ना, बेसिट्रासिन ऑप्टोचिन का सेंसिटिव डिस्क भी लगा देना, क्योंकि निगेटिव में करना होगा। थर्ड कंडीशन क्या आया कि कैटलेज निगेटिव हो गया। अगर कैटलेज निगेटिव हो गया तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? अब इसको पहचानने के लिए सबसे पहले जो बेसिट्रासिन लगाया था आपने डिस्क, उस डिस्क को जाके देखो, क्योंकि बायोकेमिकल जो है, बायोकेमिकल और AST 24 घंटे बाद देखोगे, कल देखना है तो कल ही अब उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। तो बेसिट्रासिन जो लगाया था डिस्क, अगर कैटलेज निगेटिव है तो पहला कंडीशन यही होगा कि वो बेसिट्रासिन सेंसिटिव होगा और उस जो उसका ग्रोथ आया था ब्लड अगार पे, उस पे आपको बेटा हेमोलाइसिस भी देखने के लिए मिला होगा। तो अगर कैटलेज निगेटिव है और बेसिट्रासिन जो डिस्क था वो सेंसिटिव है तो समझ लो कि वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस है। अब बोलोगे दूसरा कंडीशन भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि कैटलेज निगेटिव है सर लेकिन बेसिट्रासिन जो है वो सेंसिटिव नहीं है, वो रेजिस्टेंट है। ऐसा तो आ सकता है ना। कैटलेज क्या है? निगेटिव ही है, बेसिट्रासिन भी सेंसिटिव नहीं है, ऑप्टोचिन भी सेंसिटिव नहीं है, तो एक बायलस्कुलिन बोला था ना, बायोकेमिकल भी लगा लेना। तो बायलस्कुलिन को देखो, इस कंडीशन में आपको बायलस्कुलिन पॉजिटिव आएगा और एक PYR भी पॉजिटिव ही होगा। PYR भी बायोकेमिकल टेस्ट होता है, जो कोई लगाता नहीं लगाए तो ठीक है। मेनली आपको क्या देखना है? बायलस्कुलिन। बोला था ना कि बायलस्कुलिन भी लगानी है। किसके लिए लगा रहे हैं सर बायलस्कुलिन? बायलस्कुलिन जो लगा रहे हैं वो इंटेरोकोकस के लिए लगा रहे हैं। अब कैटलेज निगेटिव है लेकिन हम बोले थे कि सर बेसिट्रासिन देखिएगा, लेकिन बेसिट्रासिन भी सेंसिटिव नहीं मिला सर। तो ऑप्टोचिन देख लो, ऑप्टोचिन भी सेंसिटिव नहीं था सर। तो जो बायोकेमिकल लगाए थे उसको देख लो, वो पॉजिटिव जरूर होगा। अगर बायलस्कुलिन पॉजिटिव है तो कौन सा बैक्टीरिया है सर? वो इंटेरोकोकस बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने के रूल्स हैं। अब बोलोगे थर्ड कंडीशन आ गया सर, कैटलेज निगेटिव था, बेसिट्रासिन हमने देखा वो भी सेंसिटिव नहीं था, बायलस्कुलिन हमने देखा वो भी सेंसिटिव नहीं था, पॉजिटिव नहीं था। तो अब जो एक और डिस्क लगाए हो ना, एंटीबायोटिक डिस्क, उसका नाम था ऑप्टोचिन। देखो इस बार ऑप्टोचिन पक्का सेंसिटिव होगा। अगर कैटलेज निगेटिव और ऑप्टोचिन सेंसिटिव है तो इसका मतलब वो जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या नीमोकोकस जिसको बोलते हैं वो बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से पांचों स्ट्रेन्स जो ग्राम पॉजिटिव के इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं वो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। हाई बात समझ में कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। होप तो आपको ए वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, अपने लेबोरेटरी में चिपका देना और माइंड में भी याद रखना, क्योंकि कंपटीशन में कोई बताने नहीं जाएगा इसको। अब हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब हमारे पास दो चीजें रह गई। क्या हमारे पास रिमेनिंग रह गया सर? हमारे पास रिमेनिंग रह गया एक और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या रह गया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
अब क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर फाइंड आउट हुआ होगा हमें यहां पर, क्योंकि हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट हुआ, तो हम उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बायोकेमिकल लगाए और एएसटी भी लगाए। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस बायोकेमिकल टेस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो अब इसका जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे 24 घंटा बाद करते हैं, जब बायोकेमिकल टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट तो। ठीक है, एक यहां पर हमें क्या अभी छूटा हुआ है, बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, ऑलराइट सर। तो अगला क्लास जो होगा वो आपको ये बायोकेमिकल टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों हो जाएगा। क्योंकि जब तक बायोकेमिकल टेस्ट नहीं समझ में आएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन आप नहीं समझ में आएगा। तो ये भी उसी लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा, फिर इसका आइडेंटिफिकेशन भी हम सीख लेंगे, दोनों चीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का क्लासेस में जो है वो मैं आपको एएसटी पढ़ा दूंगा, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, क्योंकि इस स्टेप के बाद एएसटी लगानी होती है। ठीक, उसके बाद जो है ये चारों चीजें आपको पढ़ाई जाएगी आफ्टर द एएसटी। होप सो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी आप ऐसे ही स्टेप में परफॉर्म कर पाओगे टेस्ट। होप सो आज की क्लास यूजफुल लगी होगी, और आज तो एकदम दिल में गदगद हो गया होगा कि सर जी यही वाला लेक्चर जो था वो बचा हुआ था, यही तो समझे तो लगा कि हाँ माइक्रो समझे हैं, पढ़े हैं। यदि ऐसा है, लगा ऐसा, तो एक बार प्ले स्टोर पे जाकर रैंक प्लस ऐप को रेटिंग जरूर करना कि चंदन सर पढ़ाते कैसा। ठीक ना, और बच्ची खुशी का सर यहाँ ग्राम नेगेटिव भी पहचान ही लेंगे। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।